क्या हाल है मेरे फ्यूचर मिलियनेयर्स। वेलकम बैक टू द चैनल। चलो आज बात करते हैं चैप्टर 4 की, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। लेकिन उससे पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं पिछले 3 चैप्टर्स का। चैप्टर 1 में हमने सीखा रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। चैप्टर 2 में हमने सीखा फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है और एसेट वो है जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो जेब से निकाले। चैप्टर 3 में हमने सीखा अपनी जॉब को अपना बिजनेस मत समझो, सैलरी का एक हिस्सा हमेशा एसेट बनाने में लगाओ। ठीक है, चलो अब चैप्टर 4 शुरू करते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा डीप है क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, टैक्स क्यों लगता है और ये सिस्टम आया कहाँ से? चलो थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। बहुत पुराने टाइम में जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स एक परमानेंट चीज नहीं थी, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में लगता था। जैसे जब वॉर चल रही हो और सरकार को पैसा चाहिए हो, लोग भी मान जाते थे क्योंकि उन्हें लगा चलो थोड़ी देर के लिए है, वॉर खत्म होते ही हट जाएगा। लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया कुछ और। एक बार जब टैक्स सिस्टम सेट हो गया, सरकार ने देखा अरे ये तो परमानेंट इनकम का जबरदस्त सोर्स है, तो धीरे धीरे टैक्स टेम्पररी से परमानेंट बन गया। इसको ऐसे समझो जैसे कोई सोसाइटी में एक बार के लिए स्पेशल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाए किसी रिपेयर के नाम पे, और फिर वही चार्ज हर महीने की मेंटेनेंस में परमानेंटली जुड़ जाए। शुरू में लगता है छोटा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन बाद में वही तुम्हारी फिक्स्ड लायबिलिटी बन जाता है। यही टैक्स के साथ भी हुआ। अब यहाँ असली इंटरेस्टिंग बात ये आती है, टैक्स सिस्टम ऐसा डिजाइन हुआ कि सबसे ज्यादा बर्डन किस पे पड़ा? मिडिल क्लास पे। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम का सोर्स है सैलरी, और सैलरी पे टैक्स ऑटोमेटिकली पहले ही कट जाता है पैसा हाथ में आने से पहले। चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो राजू नाम का लड़का है, एक एमएनसी में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है, मान लो 80,000 रुपए पर मंथ। लेकिन उसकी सैलरी स्लिप देखो, उसमें से पहले ही टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स और बाकी कटिंग्स हो जाते हैं। जो बचा वही उसके अकाउंट में आता है। मतलब राजू का सीक्वेंस है, कमाओ, टैक्स दो, जो बचा उससे खर्चा करो। राजू चाहे कुछ भी कर ले, उसकी सैलरी आने से पहले ही सरकार अपना हिस्सा निकाल चुकी होती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं वो लोग जो अपना बिजनेस या कॉर्पोरेशन के थ्रू काम करते हैं। उनका सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा है। कमाओ, पहले अपने बिजनेस एक्सपेंसेस निकालो, जो बचा उसी पे टैक्स दो। ये फर्क समझो, यही इस पूरे चैप्टर का कोर है। कॉर्पोरेशन होता क्या है सिंपल भाषा में? कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी है, जैसे कागजी व्यक्ति जो लॉ की नजर में अलग इंसान माना जाता है, लेकिन उसे तुम कंट्रोल करते हो। इसको रियल लाइफ में ऐसे समझो। सोचो तुम्हारे मोहल्ले में 2 लोग हैं। एक है राजू जो जॉब करता है, दूसरा है सुरेश जिसका अपना छोटा सा मार्केटिंग एजेंसी है जो उसने कंपनी की तरह रजिस्टर किया हुआ है। दोनों की इनकम सेम है, मान लो 1 लाख रुपए मंथ। राजू की पूरी 1 लाख पे टैक्स लगता है क्योंकि उसके पास एक्सपेंसेस दिखाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सुरेश अपनी गाड़ी का पेट्रोल जो क्लाइंट मीटिंग्स में यूज होती है, अपना ऑफिस का रेंट, अपना फोन बिल, लैपटॉप, यहाँ तक कि क्लाइंट के साथ की गई बिजनेस लंच भी, ये सब एक्सपेंस की तरह दिखा देता है। मान लो उसका 30,000 एक्सपेंस निकल गया, तो अब उसको सिर्फ बचे हुए 70,000 पे टैक्स देना पड़ता है, पूरे 1 लाख पे नहीं। यही है पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। सेम इनकम लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से सुरेश लीगली कम टैक्स देता है और ज्यादा पैसा अपने पास बचा पाता है। एक जॉब करने वाले इंसान के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसकी पूरी सैलरी पे टैक्स लगता है, फिर वो उसमें से अपना घर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा सब चलाता है अपनी जेब से, टैक्स दे के बाद वाले पैसों से। राजू सोचता है यार लेकिन कॉर्पोरेशन बनाना तो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या कंपनीज के लिए होता है ना, मुझे क्या फायदा? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कियोसाकी तोड़ते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि तुम्हें जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस हो तभी ये समझ काम आए। इसको ऐसे सोचो, आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स होते हैं जो शुरू में इंडिविजुअल की तरह कमाते हैं और उनकी पूरी अर्निंग पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, वो अपना काम एक प्रॉपर बिजनेस की तरह स्ट्रक्चर करते हैं। कैमरा, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्टूडियो का रेंट, सब कुछ बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है और सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। यही वो मोमेंट होता है जब वो नौकरी वाली सोच से निकल के फाइनेंशियली फ्री इंसान बन जाते हैं। जो लोग सिर्फ नौकरी की मानसिकता में रहते हैं, उनका पूरा फोकस होता है ज्यादा कमाऊं। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, उनका फोकस होता है जो कमाया है उसे स्मार्टली कैसे रखूं। और यही असली फर्क क्रिएट करता है लंबी रेस में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किताब में है, कियोसाकी कहते हैं कि टैक्स का पूरा सिस्टम मिडिल क्लास को टारगेट करता है।
क्योंकि उनके पास ना तो पुअर जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा होता है, ना रिच जैसी लीगल नॉलेज और रिसोर्सेज। वो बीच में फंस जाते हैं, सबसे ज्यादा कमाते हैं प्रोपोर्शनली और सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर के। सोचो अपने आसपास ही कितने लोग होंगे जो अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए ज्यादा टैक्स देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि लीगल तरीके से अपना टैक्स कैसे कम करते हैं। ये नॉलेज की कमी ही उन्हें हमेशा पीछे रख देती है। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज है, सिर्फ पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन अपने पैसे को लीगली और स्मार्टली स्ट्रक्चर करना एक अलग ही लेवल की स्किल है। और यही स्किल तुम्हें नौकरी करने वाले से फाइनेंशियली फ्री इंसान में बदलती है। याद रखो दोस्तों, सिस्टम के रूल्स फॉलो करने वाले हमेशा ज्यादा देते हैं। सिस्टम को समझने वाले उसी सिस्टम का फायदा उठाते हैं बिना कुछ गलत किए, सिर्फ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से। अगर समझ आया तो लाइक जरूर करना और चैप्टर 5 देखना है तो कमेंट में जरूर बताओ। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर माय फ्यूचर मिलेनियर फ्रेंड्स।